जय हिंद साथियों, नॉलेज जंक्शन मस्ती परिवार में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, हम जो है आज देखेंगे क्वेश्चन मिक्स सीरीज का। मिक्स सीरीज में क्वेश्चन जो है आपका पहला क्वेश्चन है एलसीएम से संबंधित, एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे साथियों, दो संख्या के एचसीएफ 15 और उनका एलसीएम 210 है। एलसीएम 210 है। यदि एक संख्या, उसमें से एक संख्या दिया हुआ है 105, तो दूसरी संख्या क्या होगी। एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कराए हुए हैं इसी सीरीज में। साथियों, आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानकारी चाहिए तो एलसीएम और एचसीएफ का आप सर्च करके बाय जेड माही सर से नॉलेज जंक्शन मस्ती में आप पढ़ के देख लीजिएगा। साथियों देखिए, एलसीएम और एचसीएफ बराबर फॉर्मूला होता है एक, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर यही होता है। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। इसमें एलसीएम मेरा दिया हुआ है 210, एचसीएफ दिया हुआ है 15, तो फर्स्ट संख्या है 105, दूसरी संख्या निकालना है तो एक्स वैल्यू मान लिए। देखिए यहाँ पे 15 सत्ते 105, 7 गुना 3 सत्या 21 मतलब 30। एक्स बराबर क्या आ जाएगा मेरा 30, मतलब कि दूसरी संख्या जो आया मेरा 30 आया। यही मेरा एलसीएम हो गया। अगर आपको इस सीरीज में कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके लिए कमेंट खुला हुआ, उसमें निसंकोच आप जो है कमेंट कर दीजिए। हम पुनः उस क्वेश्चन को फिर से अगले वीडियो में बताने का पूरा कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। को जब 10, 15, 18 से विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे दिखेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि 10, 15 और 18 को जब हम किसी संख्या से भाग देंगे, विभाजित किया जाता है, इतने संख्या से जब हम किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक दशा में मतलब 5 शेष बचता है। कोई ऐसी संख्या है जिसमें हम ये सारी संख्या, मान लीजिए ये संख्या x है, x में जब हम 10, 15 और 18 से भाग देते हैं तो जो है 5 संख्या बचती है। तो देखिए अब कैसे बचेगी 5 संख्या। इस संख्या जैसे कि 10 से हम भाग दे देंगे तो यहाँ संख्या होना चाहिए 15, तब ना 10 में एक बार कट जाता, 10 से एक बार में कट जाता, मेरा भाग बच जाता, शेष बच जाता 5। उसी तरह सारी संख्या में करें तो ऐसे संख्या को निकालने के लिए क्या करते हैं, ये सारी संख्या का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने का आसान तरीका है कि एलसीएम निकालने का आसान तरीका है कि सारे संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या उस संख्या को पकड़ लेंगे। मतलब 10, 15, 18 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 18, उसको पकड़ लिए। चलिए 18 पकड़ लिए। अब तो इसमें से अगर इस तीनों संख्या में एक तो एलसीएम 18 हो सकता था, अब होगा या नहीं होगा कैसे करेंगे इसका चेक। 18 एलसीएम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब 18 संख्या से, अब देखिए 18 में 10 से भाग लग रहा, नहीं लग रहा, 15 में भी नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे बड़ी संख्या का ही गुणज अगला संख्या ट्राई मारेंगे। जैसे 18 एक हो गया और 18 दूनी 36। अब देखिए 36 में भी 10 से भाग लग रहा, नहीं लग रहा, 36 भी नहीं हो सकता है। 54 ले लेते हैं, 54 में 10, 15 किसी से भाग नहीं लग रहा है, खत्म हो गया। 18, 55, 90 ले लेते हैं। देखिए 90 संख्या ले लिए। अब 90 लिए, 18 का गुणज 5, 18 के 5 का गुणज 90 है, सबसे बड़ी संख्या का गुणज 90 है। 90 में देखिए 10 से भी भाग लग रहा है, 15 से भी भाग लग रहा है और 18 से भी भाग लग रहा है। वैसी संख्या, बड़ी संख्या का वैसी संख्या गुणज जो कि सभी संख्या से भाग लगे, दिए गए सारी संख्या से भाग लगे, वही मेरा एलसीएम कहलाता है। तो मेरा एलसीएम अगर हम निकालें इसका तो कितना आ गया, 90 आ गया। एलसीएम 90 आ गया। अब देखिए बोल रहा है 90 तो आ गया, बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में जो है 5 शेष बचना चाहिए। अब देखिए ये जो 90 है, 90 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं 95 संख्या हो जाता है। 95 संख्या हो जाता है। अब जो है 95 में अगर 10 से भाग देते हैं तो देखिए मेरा 5 शेष बचेगा। 10 से अगर भाग देते हैं तो 90 में 5 शेष बच रहा है। 15 से भाग देते हैं 90 में 5 शेष बच रहा है। 18 से भाग देते हैं 90 में 5 शेष बच रहा है। अतः मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसी क्वेश्चन पूछे और जिसमें पूछ रहा है कि शेष कुछ बचता है तो उसके एलसीएम में जितनी संख्या को शेष बचाना होता है उसे जोड़ दिया जाए। एलसीएम में जिस संख्या शेष बचाना होता है उसे जोड़ दिया जाए। तो वही हम किए, इसका एलसीएम निकाल लिया, जो संख्या बचाना था शेष उसको जोड़ दिए तो मेरा 95 संख्या आ गया। यही मेरा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज के। साथियों अगला क्वेश्चन है रेशियो से है और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखना पड़ेगा साथियों। A:B बराबर दिया हुआ है मेरा 2:3। उसके बाद दिया हुआ है B:C 4:5। उसके बाद होगा आपका C:D
2:5 पूछ रहा है ABCD का अनुपात पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको सीरीज में सजा लेते हैं। जैसे A:B, अब देखिए B यहाँ ख़त्म हो रहा है तो फिर B से ही स्टार्ट करें, B:C। अब देखिए C यहाँ ख़त्म हो रहा है, फिर C से अगले नीचे के स्टेप में C:D कर देते हैं। तब हम इसको हल कर देते हैं। हल करते हैं तो हमको प्राप्त होता है जैसे A, इसका आ गया ये, फिर आ गया B, फिर आ गया C, अंत में D आ गया। अब ये हमको प्राप्त हो जाता है। अब कैसे प्राप्त होगा, देखिए A को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इससे गुना कर देते हैं सबका नीचे वाला से। जैसे ABC ये प्राप्त हो जाता है, इससे सबको आपस में गुना कर देते हैं। A गुना B गुना C तो A प्राप्त हो जाता है। A की जगह पे लिखा जाएगा। अब B से करेंगे तो A को छोड़ देंगे, B से यहाँ ये इससे नीचे उतर जाएंगे, B गुना C कर देंगे, B गुना C कर देंगे तो B प्राप्त हो जाएगा। अब जो है लेना है C को निकालना है तो इसको छोड़ देंगे B को। चलिए ई लाइन देख लीजिए, इसे ऐसे गुना इसका हो जाएगा। अब C का निकालना है, B गुना C कर देंगे, C का प्राप्त हो जाएगा। D का निकालना है तो बाहर वाला सबको गुना कर देंगे। अब ऐसे होता है, लेकिन अब इसको अच्छी तरह समझने के लिए देखिए, जब हम इसको बैठाएंगे इक्वेशन पे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। A:B लिखना है, 2:3, B:C लिखना, B का वैल्यू है 4:5, फिर लिखना है C:D, C का वैल्यू है 2:5। चलिए अब आएगा ABCD निकल रहा है। देखिए ई से गुना कर देंगे बाहर, मतलब जो फर्स्ट रो में सबको, जो फर्स्ट में है सब संख्या गुना कर देंगे। 4 दूनी 8, दूनी 16। अब दूसरा में क्या निकालेंगे, यहाँ से इसको छोड़ देंगे, उसके बाद फिर फर्स्ट वही काम करेंगे। 3 चौके 12, 3 गुना 4 12, दूनी 24। अब थर्ड में क्या करेंगे, C निकालने के लिए अब ये 4 को छोड़ देंगे इधर से। जैसे इसमें A में निकालने के लिए 2 को छोड़, A के निकालने के बाद B के निकालने के लिए 2 छोड़ दिए थे। अब B निकालनी है तो B वाला छोड़ देंगे, C का पकड़ लेंगे। देखिए 5 या 15, दूनी 30। D का निकालना है तो सब बाहर वाला, इसका 25 25 या 75। यही मेरा वैल्यू हो जाएगा। ABCD का वैल्यू हो जाएगा 16 24 30 75। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए इसी में से क्या करते हैं, एक छोटा सा, ये तो बहुत बड़ा हो गया, सीखने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन एक छोटा सा ले लेते हैं। निकालना है हमें A:B:C:D। तो देखिए अब ये जो जितना इधर खाली जगह है उसमें जो यहाँ दिया हुआ है ना, जो संख्या दिया हुआ है उसमें B दिया हुआ है तो B यहाँ भर देंगे, तो इधर का टोटल पूरा हो गया। अब जो है इधर देखिए C है, C के लिए 2 गैप खाली है तो दोनों जगह CC डाल दिए। अब क्या करते हैं, इसमें देखिए यहाँ B है, इसमें कितना जगह खाली है, एक जगह इसके लिए खाली है तो B यहाँ डाल दिए, एक हो गया B। इसके लिए एक खाली है तो इसके पीछे क्या है C, तो C आगे डाल देंगे। यहाँ भी B बचा हुआ तो B आगे डाल देंगे। ये समझ में आ गया होगा क्या किए हम। ABCD था तो जैसे कि B के आगे एक जगह खाली था तो वहाँ पे B डाल दिए, मूर्खवा दिमाग हुआ, बराबर कर देंगे। उसके बाद B के आगे पीछे था तो B के पीछे डाल दिए B। C के आगे जो जगह खाली था C ही उसमें भर दिए। जैसे कि C के पीछे यहाँ भी खाली था, यहाँ भी खाली था तो दोनों जगह CC डाल दिए, सब में अनुपातिक लगा दिए। अब जो है क्या करते हैं, सबका वैल्यू डाल देंगे। अब वैल्यू क्या डाल के आप लोग चेक कर लीजिएगा। जैसे A का निकालना है तो A गुना B गुना C बराबर A हो जाएगा। ये सबको आपस में गुना करके नीचे लिख देंगे, वही प्राप्त हो जाएगा। B गुना C कर देंगे, इसके नीचे ये B का वैल्यू प्राप्त होगा। B गुना C गुना C कर देंगे, इसका C प्राप्त होगा। ये सब गुना कीजिएगा तो इसका D प्राप्त होगा। आपस में सब ऊपर से जो नीचे दिया हुआ सबको गुना कर दीजिएगा, निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि 25 x 5 और 3 का समानुपाती में x का वैल्यू क्या होगा। मतलब कर दिया है कि 25 x और 5 3 4 संख्या दिया हुआ, इसमें बोल रहा है कि समानुपाती क्या होगा। मतलब समानुपाती का मतलब समान अनुपात। समान अनुपात मतलब हो गया कि 25/x से जो अनुपात है वही 5:5 और 3 के बीच वही अनुपात है। इसका x का वैल्यू निकालना है। समान अनुपात में सजाना होता है तो इसी तरह से सजाते हैं, इस पार्ट को इस तरफ और उस पार्ट को उस तरफ, जिस रूप में है उसी रूप में। जैसे कि 25 पहले था 25 दे दिए, सेकंड में था नीचे कर दिए। 5 पहले था इस रूप के लिए तो 5 ऊपर कर दिए, नीचे 3 कर दिए। अब देखिए बराबर में काट सकते हैं, 25 कोना कोनी गुना हो जाएगा तो x बराबर 15 हो जाएगा। यही पूछ रहा था, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है कि रुपये 800 का एक वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज है मतलब मूलधन मेरा दिया हुआ है 8,000 रुपया, टाइम दे दिया है एक वर्ष दे दिया है और रेट दे दिया हुआ 10% और बोल रहा है छमाही संयोजित हो रहा है। जब छमाही संयोजित होता है तो जो टी जो क्या होता है दोगुना हो जाता है, टी दोगुना हो जाता है और रेट आधा हो जाता है, टी दुगुना हो जाता है छमाही में। तो चलिए टी को क्या करते हैं दोगुना, तो एक वर्ष था तो इसमें 2 गुना होगा तो 2 हो जाएगा, रेट 10% है तो उसमें आधा होगा तो 5% हो जाएगा। अब जो है हम क्या करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में रेट बराबर 2 वर्ष के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं 2 वर्ष निकालने के लिए देखिए आर स्क्वायर और टी आर कर देते हैं। मतलब आर स्क्वायर जितना वैल्यू दिया हुआ वो 25 और 5 दूनी 10, टी आर मतलब 5 गुना 2 आर गुना टी 10, 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं 25, ये मेरा आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आ गया मतलब 10.25। चक्रवृद्धि ब्याज ये रेशियो में आया मतलब अनुपातिक रेशियो आया निकालें तो 10.25 आ गया मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। अब जो है क्या है क्वेश्चन में 8,000 रुपया दिया हुआ है, मतलब कि अगर मेन जो है पैसा दिया हुआ वो 8,000 रुपया मेन वैल्यू दिया हुआ है और जो हम अनुपातिक रेशियो लेते हैं अनुपातिक रेशियो में मूलधन हमेशा 100 होता है, 100 भाग बराबर हो जाएगा 8,000। तो हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज तो इसलिए पहले एक भाग निकाल लेते हैं, एक भाग बराबर कितना हो जाएगा 8,000 का नीचे में 100 चल जाएगा 100 चल जाएगा, एक भाग निकाल रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमको। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 10.25 अनुपात में जो निकाले हैं 10.25 तो वो बराबर कितना हो जाएगा तो 8,000 बटे 100 उधर जाके गुना हो जाएगा 10.25। चलिए दशमलव उड़ा दीजिए, ये 2 खत्म किया, एक बचा हुआ नीचे में 0 एक बचा हुआ है, गुना कर देंगे 1025 को 8 से गुना करते हैं, 8 5 हाथ में रहा 4, 8 दूनी 16 4 20 हाथ में रहा 2, 8 दूनी 8 और 0 गुना करते हैं 0, 0 में 2 को जोड़ेंगे 2, 8 एकम 8 बटे 10 है मतलब 820 रुपया। 820 रुपया मतलब हुआ ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिएगा जट माहिसर नॉलेज एक्शन बाय जट माहिसर चक्रवृद्धि ब्याज। इसके हम जो है सारे कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। इसको पढ़ने के लिए आप वहाँ से वीडियो को क्लिक करके पढ़ लीजिएगा। और इसको अगर देखते हैं शॉर्ट में जैसे कि आप नॉर्मली तौर से 8वां 10वां छठा समय बनाया है वैसे देखिएगा तो थोड़ा हम उस पर भी डिटेल कर देते हैं इसका। चलिए उसके लिए यही होगा, उसके लिए भी सेम यही बात होगा, रेट को तो आधा करना ही है और टाइम को दोगुना तो करना ही है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज फार्मूला होता है, फार्मूला पे डायरेक्ट रख दीजिएगा P × 1 + R बटे 100 टू द पावर n माइनस P कर दीजिएगा, यही से आ जाएगा जो वैल्यू आएगा काट छट के वही आंसर हो जाएगा। देखिए P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8,000, 1 प्लस रेट है मेरा 5% बटे 100, 2 वर्ष के लिए 2 टाइम है 2 वर्ष के लिए P जो है 8 का रिजल्ट घटा देंगे, इससे भी आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा 820 आ जाएगा। चलिए वो जो देख लिए 2 नियम हम आपको बताते हैं। तीसरा नियम ये है कि जैसे कि कुछ नहीं करना है, रेट हमको पता करना है, 5% रेट हमको फाइनली प्राप्त हुआ है तो रेट को हमको क्या कर देना है 5% लिखते हैं, 5% लिखते हैं ना तो उसको प्रतिशत को नीचे कर देंगे तो 100 आ जाएगा, इसको काट दीजिए तो 1/20 आ गया, 1/20 आ गया। तो इसका मतलब हम 21/20 लिख सकते हैं। अब बोलिए 21/20 कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो ये मेरा मूलधन है, ये मेरा मूलधन है 100%, 100 मूलधन है। अब मूलधन पे 1 रुपया ब्याज होके मेरा ये जो हो गया क्या हुआ मिश्र धन हो गया। अब इसको सजा देते हैं अनुपात में P/A, P मेरा 20 था और 21 हो गया। ये फर्स्ट ईयर के लिए थे, पहले ईयर के लिए थे। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड ईयर में इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441, ठीक है ना 441 हो जाएगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, CI बराबर क्या होता है A - P होता है, यही चक्रवृद्धि ब्याज होता है 2 वर्ष के, यही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ये दोनों के बीच का अंतर करते हैं, मतलब मिश्र धन को मूलधन से घटाते हैं तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आता है। दोनों में ये है 400, ये 441 है तो ये 41 आ जाएगा मेरा चक्रवृद्धि ब्याज CI। ये अनुपातिक भाग में आया है 41 चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, ये हमको निकालना है। लेकिन हमें दिया क्या हुआ है 2 वर्ष के लिए, मतलब मूलधन जो यहाँ से 4,000 बराबर 800 हमें दिया हुआ है,
यहाँ देखिए ये 2 वर्ष का चार्ज है ना, ये मूलधन, यहाँ भी ये मूलधन है पी, यहाँ भी देखिए 2 वर्ष के लिए पी 400 जो है ये भी मूलधन है। तो मतलब कि 400 बराबर 8000। तो हमको निकालना है चक्रवृद्धि 41। पहले इसका निकाल लिए, 1 के भाग बराबर 8000 बटे 400 और निकालना कितना है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 41%, 41 से निकालना है। 41 भाग बराबर कितना होगा, 41 से गुना कर देंगे। इसमें इसको काट दीजिए, कट गया 2 यहाँ देखिए 4 दूनी 8 20 हो गया, मतलब 2 4 दूनी 8 820 हो गया। सबसे शॉर्ट यही लगा होगा, इसको समझते हैं। तो ऐसे हम तो तीन नियम बता दिए, जो आपको अच्छा लगे जैसा लगे वैसा अपना माइंड में डेवलप कीजिए तरीका को। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे साथियों कि यदि 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि। बोल रहा है क्या, 7 वस्तु के क्रय मूल्य, 7 वस्तु का क्रय मूल्य सीपी 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें बोल रहा है लाभ या हानि ज्ञात करना। जो जिसके साथ लगा था उसको हम गुना कर दिए, आपस में जैसा कह रहा था वैसा कर दिए, बराबर कर दिए। अब इसे क्या करते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए सी बटे एस पी मतलब हो जाएगा 5/7। मतलब कि हम सीपी मतलब खरीदते हैं 5 रुपया में, बेच रहे हैं 7 रुपया में, कहीं ना कहीं हमको लाभ हो रहा है, कहीं ना कहीं लाभ तो हो रहा है ना। तो अब देखिए लाभ कितना हो रहा है, 5 रुपया में खरीदें 7 रुपया में बेचे तो 2 रुपया का लाभ किस पे, लाभ या हानि हमेशा होता है क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य मेरा कितना है 5 है, गुना 100, 5 दूनी 10 मतलब 2 दूनी 4, 40% का हमें लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, इसी का है, लाभ और हानि का ही है। 475 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु पर 5% की छूट देने के पश्चात 20% लाभ कमाने के लिए दुकानदार द्वारा वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा जाना चाहिए। बोल रहा है कि अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। और जो है क्रय मूल्य जो खरीदे जो है 475 रुपया, 475 रुपये में वस्तु को खरीदा है और बोल रहा है अंकित मूल्य क्या रखे जाने चाहिए, ऐसा बोल रहा है। लेकिन देखिए क्रय मूल्य पर 5% की छूट, वस्तु के क्रय मूल्य पर वस्तु पर 5% की छूट, जब भी छूट होता है ना, जब भी छूट क्या, जो भी दुकानदार कभी भी छूट देता है ना, जब आप जूता कपड़ा वगैरह सब खरीदने के लिए जाते होंगे तो वहाँ पे लिखा होगा MRP, मतलब MRP होता है, MRP लिखा हुआ उसी पे छूट देगा। जैसे कि 850, जैसे 1000 रुपया का कोई सामान ले रहे हैं, जूता है 1000 रुपया का जूता है, जो कोई भी व्यक्ति अगर आपको छूट देगा तो हमेशा इसी पे देगा, ना कि वो क्रय मूल्य पे देगा। छूट कभी क्रय मूल्य पे नहीं देगा। जैसे कि इस पे 20% का छूट दिया तो मतलब 80 ले रहा है, तो ऐसे निकालते हैं। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु किसी भी चीज़ का छूट देता है तो वो हमेशा अंकित मूल्य पे ही होता है। और लाभ हानि याद रखेगा, लाभ और हानि होता है तो हमेशा क्रय मूल्य पे लाभ होगा या हानि होगा। तो यहाँ बोल रहा है 5% का छूट, तो अंकित मूल्य पे 5% का छूट देगा बटे 100 के पश्चात 20% लाभ कमाता। लाभ किस पे कमाएगा, हमें बोले हैं, हम अभी आपको बताएं कि क्रय मूल्य पे लाभ या हानि और छूट हमेशा अंकित मूल्य पे होता है। 20% का हानि होता है, 20% का लाभ होता है। चलिए लाभ मतलब 120 बटे 100, इसको सोल्व कर देते हैं, जो एपी का वैल्यू आएगा वही हो जाएगा। चलिए काट दिए, 19 × 5 = 95, 24 × 5 = 120 कट गया। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 बचा 15 में से 17 में 60 का 9, 19 × 5 = 95, मतलब 25 बार में 24 और 25 का गुना कितना हो जाएगा, कर लेते हैं। 25 × 4 = 100, 25 दूनी 50 मतलब 0 0 600, आंसर हो जाएगा 600, ऑप्शन नंबर सी। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे और जो है छूट हमेशा अंकित मूल्य पे होता है। ये आपको बात समझ में आ गया। अंकित मूल्य हम अंकित मूल्य ही लिख दिए, उस पर छूट दे दिए। लाभ हानि हो रहा था, मतलब लाभ हो रहा था क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य मेरा 475 रुपया था, उसी पे लाभ कर दिए, दोनों को बराबर कर दिए। फिर हम इसको सोल्व किए तो हमारा आंसर आया 600, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 100 मिनट में साइकिल से जाता है। यदि उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों के बीच की दूरी, देखिए दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। चाल हमको दे दिया है, दूरी निकालना है, चाल हमको दे दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। समय क्या है, समय दे दिया है हमको 100 मिनट। संभव थोड़ी है, ये किलोमीटर में है, ये समय है 100 मिनट में। तो इसको क्या करेंगे हम, मिनट में है तो घंटा में बदलने के लिए मिनट को 60 से भाग दे देंगे।
ऑप्शन आंसर में दिया है किलोमीटर में, इसीलिए 18 को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि किलोमीटर में ही हमको आंसर निकालना है। काट दीजिए, 6×3 = 18, यहाँ 0 0 खत्म हो गया, मतलब क्या 30 किलोमीटर। यहाँ देखिए ई घंटा को बदल दिए थे, घंटा हट जाएगा तो 30 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। दूरी हो गया तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इसी सीरीज में, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य को ए और बी दोनों मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुना है तो बी अकेला कितने दिनों में इस कार्य को पूरा कर सकता है। बोल रहा है कि ए और बी, ए प्लस बी दो व्यक्ति हैं, ये जो है ना किसी काम को करने में 24 दिन लेता है, ठीक है, ये हो गया टाइम, 24 दिन लेता है। और बोल रहा है, इधर लिख लीजिए फिर अलग अलग ए बी, क्योंकि इसके बारे में इफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता। ये बता रहा है कि यदि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से, मतलब बी एक कार्य क्षमता है, इसका दुगुना है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है तो ए का बी का एक है तो ए की दुगुनी हो गई। अब देखिए हमें जो है ए और बी का टोटल टाइम दिया हुआ है और ए और बी का हमको क्षमता भी पता है बाय क्वेश्चन। तो देखिए ए और बी का अलग अलग है, 2 और 1 है, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 3 आ जाता है। टोटल वर्क हम निकालते हैं, टोटल समय ये दोनों मिलकर कितना किया, टोटल वर्क हो जाता है टाइम गुना इफिशिएंसी, टाइम गुना इफिशिएंसी, मतलब 24 गुना 3, 2 1 3, मतलब 72 हो गया। टोटल काम ये दोनों मिलके क्या है, 72 काम। अब इसमें ही बता रहा है, पूछ रहा है कि ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, जिसका पूछेगा उसी से भाग दे देना है, निकालना है टाइम जिसका। तो यहाँ पूछ रहा है बी अकेले कितने दिन में इस कार्य को करेंगे। बी अकेले, बी का एफिशिएंसी कितना है 1, तो 72/1, 1 दिन में, मतलब 72 दिन में बी काम करेगा। अगर पूछता कि ए कितने दिन में करता तो 72/2 एफिशिएंसी से भाग दे देते, मतलब 36 दिन में ए करता। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 72, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है ए कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है ना कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 9 दिन में समाप्त कर सकता है, सी 12 दिन में, सी 12 दिन में समाप्त कर सकता है। उसके बाद बोल रहा है बी और सी कार्य को प्रारंभ करते हैं लेकिन 3 दिन बाद छोड़ देते हैं। एक बच्चे कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये टाइम हुआ। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे कैसे, टोटल वर्क जो है ना इस सब का एलसीएम होता है, इस सब का एलसीएम होता है। अब थोड़ा ना बच्चे तरह सबका एलसीएम निकालते रहेंगे, वैसा नहीं करना है। एलसीएम निकालने के लिए हम आपको बताएं कि सही संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसे पकड़ते हैं, उसी के गुणज में हमें एलसीएम प्राप्त होता है। देखिए 24 में ये दोनों से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, चलिए छोड़ दीजिए। 36 ले लेते हैं, 36 लेते, 24 नहीं, 24 का गुना 36 थोड़ी है, 24 दूनी 48, 48 में 9 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है। 48, 24 × 5 = 120, 24 चौके 96, 96 भी नहीं लग रहा है। देखिए 24 का 5 लेते हैं, 120, 120 में 9 से भाग नहीं लग रहा है, छोड़ लेते हैं 144, 144 में लग रहा है। 24 6 के 144 होता है, मतलब इसका टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क 144 आ गया। टोटल वर्क देखिए एलसीएम कैसे निकालें, सबसे बड़ी संख्या का गुणज ही हमेशा एलसीएम होता है, और छोटे से छोटे संख्या ऑप्शन में जो दिया है उसमें से सबसे छोटा संख्या। तो हमारा 144 में देखिए 9 से 16 44 से बराबर 144, 24 6 के 144, मतलब इफिशिएंसी निकालना है तो टोटल वर्क में ए के टाइम से भाग देना पड़ता है। तो 144 में 24 से भागते हैं तो 6 बार में 16 9 144, 12 144। अब बोल रहा है कि बी और सी कार्य को आरंभ करते हैं लेकिन 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। ये जो बी और सी है ना, दोनों काम करते हैं, कार्य आरंभ करते हैं लेकिन 3 दिन काम करने के बाद छोड़ देते हैं। तो मतलब बी और सी का 3 दिन में कितना काम किया, ये पहले ये पता कर लेंगे। तो ये पता करने के लिए इसका एफिशिएंसी कितना है, जितना है उसको पहले, जैसे बी का एफिशिएंसी 16 है और सी का एफिशिएंसी 12 है, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 28। दोनों एकजुट, मतलब एक दिन में अगर काम करते हैं ए और बी मिलके तो 28 दिन में, ये 3 दिन तक दोनों काम किया है। तो 8 या 24 हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6, 2 8, मतलब 3 दिन तक में बी और सी 84 काम कर दिया है। तो बचा कितना काम है, टोटल 144 में 84 घटा देते हैं 0, 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया 6, 60 काम अभी भी बचा हुआ है, 60 काम अभी बचा हुआ है। तो बोल रहा है कि बच्चे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब जो ये 60 काम बचा हुआ है ना, इसी को बोल रहा है कि ए कितने दिन में काम करेगा। ए का एफिशिएंसी कितना है, 6 है, तो 6 से भाग दे देंगे, मतलब 10 दिन में करेगा, क्योंकि
टाइम निकालने के लिए जिसका टोटल वर्क में हम जो है जिसका टाइम निकालना होता है उसके एफिशिएंसी से भाग दे देते हैं। तो हो गया, इसका अच्छे से भाग दे दिए। ये बचा हुआ कम 60 था, 60 में 6 से भाग दिए, 10 आ गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अच्छा, इसको ही बता दें क्या? क्वेश्चन है कि आपके स्क्रीन पे नदी पर बने पुल के एक बिंदु से नदी के दोनों विपरीत किनारे पर अवनमन कोण क्रमशः 60 और 45 है। यदि पुल नदी तट से 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई कितनी है? बोल रहा है ये नदी है, यहाँ से यहाँ तक नदी है और बीच में वो पुल है, यहाँ पे पुल है। इसका अवनमन कोण और इसका अवनमन कोण दोनों का दिया हुआ, एक का 60 है, एक का 45 है। ये अवनमन कोण दिया हुआ है और जो है 60-45, और इसकी ऊंचाई जो है ये जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है वो 4 दिया। हम अभी तक कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन बोला है वही किए हैं, अब करने जा रहे हैं। देखिए अब पूछ रहा है क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब कि बीच की दूरी कितनी है, नदी की इस छोर से नदी के उस छोर तक के बीच की दूरी कितनी है। क्या करना है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि इसमें क्या करते हैं, ये हो गया 30, ये हो गया 90, ये हो गया 60। देखिए 60 के आगे वाला क्या होता है, 60 के आगे वाला √3 हो जाता है, 60 के आगे वाला वैल्यू √3 हो जाता है, 30 के आगे वाला 1 हो जाता है, और जब ये 90 के आगे वाला 2 हो जाएगा। इस तरह से अगर आपको याद है तो सारे क्वेश्चन का ट्रिगोनोमेट्री का आप हल कर सकते हैं ऐसे में। देखिए अब 60 के ये आगे वाला क्या हो जाएगा, ये तो √3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 60 के आगे वाला √3 हो गया। अब 45 के आगे वाला ये यहाँ 60 है तो यहाँ कितना है, 30 है। यहाँ ये 60 इस 90 डिग्री में इस एंगल में चलेंगे तो ये 60 तो ये 30 का आगे वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि हम देखिए यहाँ 30 का आगे वाला 1 बताए हैं कैसे होता है, ये आपको याद रखना है। 30 का ये हो गया 1। अब जाते हैं 45 में। 45 में कुछ नहीं, सबका जो है ना एक ही 1 होता है, सबका वैल्यू देखिए 45 के लिए जैसे एक इसका सिर्फ कर्ण बदल जाता है, √2 हो जाता है और कुछ नहीं। जैसे कि इसका होगा 1, 45 के जस्ट आगे वाला 1, जब ये 45 तो ये भी 45 ना, तब ना 180 डिग्री कोण बढ़ेगा। इसके आगे वाला भी 1। अब देखिए बात यहाँ फंसता है, यहाँ तक तो हम जान रहे, लेकिन बात यहाँ फंसता है। अनुपातिक वैल्यू में यहाँ 1 आ रहा है √3 और यहाँ आ रहा है 1 और इसका दिया हुआ है टोटल 4। तो अनुपातिक वैल्यू में जब एक ही खंभा, कोई कहेगा हम 8 मीटर का है, कोई कहेगा हम 5 मिनट का, ये कोई संभव है? संभव करते ही नहीं है। संभव नहीं है तो इसको क्या करते हैं, या तो हम इसको 5 ही बनाते हैं या तो 8 ही बनाते हैं। दोनों में से किसी एक के बात को सत्य मनवा देते हैं। मनवाने के लिए क्या करते हैं, या तो इसको इसके बराबर होना चाहिए, या तो √3 को इसके बराबर होना चाहिए, या 1 को √3 के बराबर होना चाहिए। अगर हम बराबर करते हैं, मान लिए कि 1 को ही हम √3 के बराबर कर देते हैं, तो 1 में क्या करना पड़ेगा, √3 से गुना। अब जब कोई फंक्शन में, जब किसी संख्या में किसी फंक्शन में एक जगह गुना होता है तो सारे को संतुलित करने के लिए सभी जगह गुना करना ही पड़ेगा, तभी वो संतुलित माना जाएगा। जैसे कोई हम इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि 3x + 5y बराबर 6 दिया हो। अब हम 5 से गुना करते हैं तो सारे टर्म में गुना करना पड़ता है 5 से, तभी वह इक्वेशन संतुलित माना जाएगा। वही बात इसमें भी होता है कि यहाँ पे √3 है, 1 है, तो हम इसको संतुलित करना चाहते हैं, या तो √3 को 1 बना दें या 1 को √3 बना दें। तो हम क्या करते हैं, आसान हमको लग रहा है कि √3 को ही 1 को ही √3 बनाते हैं। वो इसमें भी √3 से गुना और इसमें भी √3 से गुना। फिर इस भुजा का हमको कोई काम ही नहीं है, उस पर हमको सोचना भी बेकार है। चलिए अब क्या करते हैं, अब देखिए ये भी इस पूरे लाइन का जो है वैल्यू √3 इधर से भी उधर से भी दोनों बराबर हो गया। मतलब कि अनुपातिक में मेरा √3 बराबर हो गया, अनुपातिक में √3 भाग बराबर हो गया। इसकी टोटल वास्तविक लंबाई क्या दिया हुआ है, 4। तो 1 अनुपात में कितना हो जाएगा, 4/√3 हो जाएगा। अब देखिए पूछ क्या रहा था, इस लाइन से इस लाइन के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ से यहाँ तक इसकी बीच की दूरी अनुपात में 1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पहले था, लेकिन कुछ इसको संतुलित करने में √3 हो गया, गुना 1 तो √3 हो गया। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितना हो गया, 1 + √3, यही पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को निकालने के लिए उससे गुना करना पड़ेगा। तो मतलब 1 + √3 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 4/√3 गुना 1 + √3। इसको हल कर दीजिए। अगर ये आप याद रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में बना लेंगे, नहीं तो ऐसे बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, 2-4 बार अपने माइंड में रिमाइंड कर लीजिए, फिर सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते हैं, इसको मिटा के देखिए 4/√3 इस रूप में अगर रहता
इस रूप में अगर ऑप्शन रहता तो मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन इस रूप में ऑप्शन दिया नहीं है। इसे सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका परमीकरण √3 जो नीचे में उसका काट छोड़ के हटाते हैं, परमीकरण करते हैं। तो देखिए परमीकरण करेंगे तो ऊपर में √3, नीचे में भी √3 से गुना करना पड़ेगा। तो 4√3, तो 4√3, देखिए यहाँ 4 है ही, इसमें गुना करेंगे इसे तो √3 + 3 बटे यहाँ क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 3, इस रूप में आंसर होंगे। हाँ, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए में ही इसी रूप में आंसर है कि 4 × √3 + 3, या उल्टा पुल्टा है, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। 4 ब्रैकेट में 3 + √3 लिख दिए, कैसे लिख दे प्लस में, उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों के बीच के संबंध। ऐसे क्वेश्चन को मैं अपने वीडियो में बहुत सारे लाए हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ कई तरह से बता चुके हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिटेल जानना है तो जाइए आप मेरे इसी चैनल पे जाके लिखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज बाय जड माहिसर, साधारण ब्याज बाय जड माहिसर, आपके पूरे डिटेल के साथ वो डाटा आ जाएंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6.1/4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 10 है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब रेट दे दिया है 6.1/4%, मतलब 25/4% रेट दे दिया है, टाइम दे दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष दे दिया और मूलधन पूछ रहा है। और ये जो है ना दोनों के बीच का अंतर CI - SI बराबर दे दिया है 10 रुपया दे दिया है। साथियों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ याद रखना है। 2 वर्ष के लिए, पहले 3 वर्ष के लिए लिख देते हैं, 2 वर्ष का नीचे सॉल्यूशन करके आपको बता देंगे। 3 वर्ष का CI और SI के बीच अंतर बराबर हो जाएगा PR² × R + 100 100 का Q, PR² × R + 100 बटे 100 का Q। ये 3 वर्ष के लिए CI और SI के बीच का अंतर 3 वर्ष के लिए। अब 2 वर्ष के लिए होता है, इसी में सेम बात है। 2 वर्ष का CI और SI के बीच का अंतर बराबर होता है PR² बटे 100 के स्क्वायर। कुछ नहीं, इसको याद रखना है। और इसका तोड़ पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए मेरे वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये सब कैसे क्या होता है। देखिए 2 वर्ष के बीच का अंतर हमको दे दिया, CI और SI के बीच का अंतर हमको दे दिया है 2 वर्ष का दिया है। तो इसके नीचे जो होता है ये 10 हो जाएगा ना, इसके बीच का अंतर बराबर 10 लिख दिए नीचे। P हमको निकालना है, R का वैल्यू दे दिया है 25/4, 25/4 R का वैल्यू दे दिया, स्क्वायर होगा, स्क्वायर कर दिए, बट 100 के स्क्वायर मतलब 2 बार स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, इस कोना कोनी गुना कर देते हैं दोनों को, या तो फिर हाँ कोना कोनी गुना कर लीजिए। 10 × 100 × 100 बराबर हो जाएगा P गुना 25/4 के स्क्वायर, 25 × 25 625 बटे गुना करने से कोई फायदा नहीं है, मत कीजिए। 25 को 2 बार है तो 25 को 2 बार लिख लिए, 4 2 बार 4 को 2 बार लिख दीजिए। इसलिए ऐसा किए क्योंकि गुना करने से क्या फायदा, हमको काटना ही था। तो देखिए 25 × 100 खत्म हो गया, 25 × 100 खत्म हो गया। अब देखिए 4 को 4, आपको ना फिर ये दोनों 4 यहाँ के गुना होगा, 10 × 4 × 4 × 4 × 4, 4 को 4 P, और P का वैल्यू होगा 4 × 16 × 14 = 256, 256 एगो जीरो था बैठा दिए। ऑप्शन नंबर C आ गया, गुना किए तो P का वैल्यू, यही P का वैल्यू पूछ रहा था। 3 वर्ष के लिए भी हम बता दिए आपको, ये हो गया आपका 3 वर्ष का, 3 वर्ष का, ये हो गया आपका 2 वर्ष का। अभी तक 2 और 3 वर्ष के ही पूछे हैं हम, जो है इसी तरह से क्वेश्चन के 4 वर्ष का भी सोल्व करके बताए हैं। अब जो है ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, आज की इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे कि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक घन है, घन में जो है ना विकर्ण का फॉर्मूला दिया, विकर्ण बराबर दे दिया है 8√3 और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको घन बराबर पहले जान लीजिए, घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन बराबर होता है भुजा Q। घन का विकर्ण या कर्ण जो बोलना है बोल लीजिए, √3a होता है, इतना होता है घन का परिमाप। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल
मतलब टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा हुआ है 6 गुना भुजा स्क्वायर मतलब 6a स्क्वायर, ये होता है, इतना ही होता है घन में। और घन में टोटल जो है 12 भुजाएं होती है, ये याद रखना है आपको। घन में टोटल कितनी भुजाएं होती है, तो 12 भुजाएं, घन में 12 भुजाएं होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, कितनी भुजाएं होती है, 12 भुजाएं होती है। इसी के इतना ही घन में पढ़ना है, इसके थ्रू सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ बोल रहा है कि विकर्ण दिया हुआ है, किसी घन का विकर्ण 8√3 दिया हुआ है, यानी विकर्ण बराबर 8√3 दिया हुआ है। हम विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या लिखे हैं, √3a, तो विकर्ण के नीचे √3a बराबर लिख सकते हैं, √3a बराबर 8√3 लिख सकते हैं बाय द फॉर्मूला। तो √3 खत्म हो गया, a बराबर हो गया 8। अब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर यही है 6a स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर मतलब 6 गुना 1 स्क्वायर 8 गुना 8 कर सकते हैं ना, क्योंकि ये हम 8 निकाले हैं। 88 64 गुना 6, 64 गुना 6, 6 24 हाथ में रहा 2, 6 6 2 38, 384। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। साथियों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको किसी भी क्वेश्चन में समझने में थोड़ा भी किंतु परंतु आ रहा है तो आपके लिए कमेंट खुला हुआ, उस कमेंट में जाके आपको क्वेश्चन का 2 वर्ड लिख देना है, उसके बाद कमेंट कर देना सर इस टाइप क्वेश्चन में मुझे समझ में नहीं आया। हम अगला जो क्वेश्चन लाएंगे उसी पे 2-3 करा के आपको अच्छे से समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू साथियों, तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में भी शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।